नमस्कार, स्नेहलता हूँ मैं और हम मौजूद हैं रायपुर में। हवा में हल्की हल्की ठंडक का एहसास है, लेकिन सीएम के नाम के साथ जो सस्पेंस बरकरार था उसे लेकर सियासत बड़ी गर्म रही। फिलहाल उससे पर्दा उठ गया है। तो देखिए, चुनाव के नतीजों के 7 दिन के बाद, अब विधायक दल की 1.5 घंटे की बैठक के बाद फाइनली सीएम कौन है वो सामने आ चुका है। नाम विष्णुदेव साव का नाम सामने आया। थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिलते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। साथ में 2 डिप्टी सीएम का नाम सामने आता है। लेकिन सब बात अब ये कर रहे हैं, आखिरकार विष्णुदेव साव का नाम क्यों और 24 के समीकरण में वो फिट कैसे बैठते हैं, समझिए मेरे साथ इस रिपोर्ट के जरिए। कुनकुरी के विधायक अध्यक्ष है। दोपहर करीब 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बैठक में बीजेपी के सभी 54 विधायक मौजूद थे। विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। विधायक दल की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय का नाम विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया। डॉक्टर रमन सिंह के प्रस्ताव का समर्थन सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया। इसके बाद 8 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसका समर्थन किया। और इस तरह 7 दिन बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस का पटाक्षेप हो गया। लेकिन जो नाम सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। विष्णुदेव साय अगले 5 साल तक रायपुर की सत्ता की राजनीति की धुरी इसी नाम के इर्द गिर्द घूमने वाली है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था। बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। बावजूद इसके राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। 7 दिन तक कई नामों को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन अंत में बीजेपी ने फिर चौंकाने वाला फैसला किया। वैसे विष्णुदेव साय कौन है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। राजनीति में विष्णुदेव साय साफ सुथरी छवि और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी नेता हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले साय ने लंबा राजनीतिक सफर तय करके ऊंचा मकाम हासिल किया है। साय प्रदेश से लेकर के देश की राजनीति में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। मोदी सरकार 1 के दौरान विष्णुदेव साय केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय को सियासत का लंबा तजुर्बा है। 1990 से चुनावी राजनीति में हैं। 1990 से 1998 तक विधायक रहे। 1999 से 2019 तक सांसद रहे। 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। पर उपकार के नाम है जिंदगी, सेवा सुख संसार। मौजूदा वक्त में जशपुर जिले के कुनकुरी से विधायक हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली की थी। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि विष्णुदेव साय को कुनकुरी से विधायक बना दीजिए, वो बड़ा आदमी बना देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेता क्या कहते हैं, सुनिए। विष्णुदेव बन गए, हम बन गए, कोई भी एक कार्यकर्ता बन गया, नहीं कोई रस्साकशी नहीं, पूरी जवाबदारी संभालेंगे। आज हमारे संभाग के एक अनुभवी नेता को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब ये हमारे मुखिया के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम करेंगे और हम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है।
पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भी मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा था, लेकिन फाइनल फैसला विष्णुदेव साय के नाम पर हुआ। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा में स्पीकर होंगे। यानी 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाया गया है। दूसरी ओर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने के पीछे बीजेपी की 24 की चुनावी रणनीति को वजह माना जा रहा है। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 75 लाख है। इनमें 34% लोग आदिवासी हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं। इन 29 सीटों को छोड़कर भी कई ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर्स हार जीत में अहम फैक्टर बनते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में से 4 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी वोटर जिस पार्टी के साथ जाता है, राज्य में उसी की सरकार बनती है। 2018 में कांग्रेस ने 28 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं। बीजेपी ने सरगुजा की सभी 14 सीटों और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों पर कब्जा किया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद को लेकर के, नाम को लेकर के सियासी सस्पेंस खत्म हुआ। पहला आदिवासी चेहरा सामने भी आ गया, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में कब तक मुख्यमंत्री मिल जाएगा, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चलिए आपको जयपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश के पास भी ढेर सारी जानकारी है, अपडेट्स हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। राजस्थान में सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इतना जरूर है कि आज भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। वसुंधरा राजे के दिल्ली से लौटने के बाद उनके घर पर समर्थक विधायक जुटे, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अपना सकती है। सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है? जयपुर में सीएम के सस्पेंस के हर अपडेट को विस्तार से बताती ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से जरूर देखिए। बीत गए 7 दिन, राजस्थान में कब फाइनल सीन? मैं इस समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर हूं। आज ही वो दिल्ली से वापस लौटी हैं और जिसके बाद लगातार उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। सीएम, डिप्टी सीएम या नया चेहरा, क्या है फॉर्मूला? मैं सुबह से लेकर अब तक वसुंधरा राजे के जयपुर स्थित आवास पर मौजूद हूं। दिल्ली में हाईकमान से मिलकर लौटी वसुंधरा के दर पर भाजपा के करीब 40 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं। वैष्णव, शेखावत और राजकुमारी महारानी की कितनी दावेदारी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल जैसे जैसे लंबा खींचता जा रहा है, वैसे वैसे वसुंधरा के घर पर हलचल तेज होती जा रही है। राजस्थान भाजपा में कहा जाता है कि मैडम को आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उधेड़बुन है, कशमकश है या फिर 24 विजय वाली सियासत है, लेकिन यही हकीकत है कि चुनाव नतीजे आने के हफ्ते भर बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक नॉन-स्टॉप मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसकी दावेदारी भारी है, ये पता अब तक नहीं चल पाया है। तो हर कोई जानना चाह रहा है कि विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षक का क्या वो समय तय हो गया है? कब बैठक होगी, कब पर्यवेक्षक आएंगे? देखिए, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है। जल्दी ही हमें निर्देश मिलते ही विधायक दल की बैठक तय करेंगे और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी विधायक दल की बैठक का टाइम अभी तक तय नहीं हुआ है?
तय होते ही आपको सबसे पहले बताएंगे। जो बात लगातार उठ रही है कि जो सीएम का फेस होगा, विधायकों की राय होगी या कुछ ऊपर से आलाकमान की ओर से कुछ नाम दिए जाएंगे, वो होंगे, प्रक्रिया क्या होगी उसकी? देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके माध्यम से अच्छा निर्णय राजस्थान के हित में होगा। क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी हाईकमान एक बार फिर चौंकाएगा? शपथ कब होगी, कहां होगी, कितनी भव्य होगी? राजस्थान की 7 करोड़ आबादी इन्हीं सवालों के सस्पेंस में उलझी है। वैसे एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ, ये भी जान लीजिए। 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 4 दिसंबर को अमित शाह से राजस्थान प्रभारी प्रहलाद जोशी की मुलाकात हुई। इसी दिन राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। 6 दिसंबर को बीजेपी के राजस्थान से जीते सभी सांसद पीएम मोदी से मिले और सांसद पद से इस्तीफा दिया। 7 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच मैराथन बैठक हुई। 8 दिसंबर को बीजेपी ने राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया। सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी पर्यवेक्षकों में शामिल हैं। 9 दिसंबर को राजस्थान के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। उससे पहले वसुंधरा राजे के घर बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। सवाल यह है कि वसुंधरा राजे के घर समर्थकों के पहुंचने के क्या मायने हैं? क्या इसे आला कमान पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा सकता है? राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले एबीपी न्यूज के 3 बड़े रिपोर्टर्स ने इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। विधायक आप समझिए, अभी जो विधायक गए ये बाड़मेर से आते हैं, बाड़मेर से, भरतपुर से, इधर से उधर से जब विधायक जयपुर पहुंचता है तो वो किसी न किसी से मिलता है। ये अभी यहाँ भी मिलने आए होंगे थोड़ी देर। सवाल है कि सारे विधायक वसुंधरा से ही क्यों मिलने पहुंच रहे हैं? ज्यादातर विधायक तो यक्ष प्रश्न है नीरज, आप पार्टी कवर करते हैं, यक्ष प्रश्न का जवाब दीजिए कि सारे विधायक यहाँ क्यों आ रहे हैं? बड़ी सटीक चीज। और भी तो लोग हैं, और भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, मैं उनके घर वहां भी गए हैं, उनके घर वहां भी गए, लेकिन यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। अभिषेक, ये हमारे आपके देखने का नजरिया है। हम आप चूंकि वसुंधरा के घर पर ही हैं, वहीं पे नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए हमको विधायक यहीं भी नजर आए। अदरवाइज विधायक यहाँ से सीपी जोशी से भी मिलने जा रहे हैं, दूसरे नेताओं से भी मिल रहे हैं और मिलकर एक दूसरे से मिल। देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विधायक अपने बड़े नेताओं से मिलता ही मिलता है। वसुंधरा राजे के घर दिन भर समर्थकों और विधायकों का आना जाना लगा रहा। इसे लेकर जब राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी से सवाल पूछा गया तो क्या बोले, वो सुनिए। सब लोग पार्टी, चूंकि पार्टी का कार्यालय सबके श्रद्धा का केंद्र होता है, तो सब लोग वहाँ मिलने आते हैं। तो बाकी सभी अपने क्षेत्रों में हैं और जब भी विधायक दल की बैठक नियत होगी, तिथि तय होगी, तो उस दिन सब लोगों का। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले ही राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास चढ़ने वाला है। लिहाजा राजस्थान की राजनीति को लेकर अगले 2 दिन बेहद गहमा गहमी वाले रह सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ होगा। लेकिन सियासी गलियारों में कई नाम तेजी से तैर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके संकेत उन्होंने गुरुवार को जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में ही दे दिए थे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर राज घराने की वारिस दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ सरीखे नेता भी सीएम पद की रेस में बने हुए हैं। ये बात और है कि बीजेपी का कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। क्या किसी तरह की दावेदारी की बात भी सामने आ रही है? कोई दावेदारी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि वो इस रेस में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? ऐसी कोई रेस नहीं है। यहाँ संगठननिष्ठ लोग हैं, कमल के फूल के आधार पर जीत के आए हैं, मोदी जी की गारंटी के आधार पर जीत के आए हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी की प्रक्रिया के तहत
जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। उनको निर्णय जल्दी करना ही चाहिए और राजस्थान के हित में है। और फिर लोकसभा चुनाव है, तुरंत ऐसा मुख्यमंत्री जो काम को भी रफ्तार दे, राजस्थान की जनता को संतुष्ट करने की स्थिति में तो आए। चिंता मत करिए, विषम परिस्थितियों में भी हम जवाबदेही पर खरा उतरेंगे। नेता भले ही अपने मुताबिक तर्क दे रहे हों, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में सीएम का सस्पेंस खत्म करना फिलहाल तो आसान नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री पद की रेस में राजस्थान की 2 बार मुखिया रही वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। वसुंधरा राजे 5 बार सांसद और लगातार 5 बार विधायक भी रह चुकी हैं। अब छठी बार फिर वसुंधरा राजे विधायक चुनी गई हैं। वसुंधरा राजे की पकड़ राजस्थान में बेहद मजबूत है। ऐसे में सियासी पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वैसे सीएम पर सस्पेंस कब खत्म होगा, ये अगले 24 घंटे में साफ हो सकता है। करीब 2 दशक से राजस्थान की सत्ता 2 चेहरों अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन इस बार क्या होगा, यह तो विधायकों की बैठक के बाद ही तय होगा। वैसे मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मेरे सहयोगी रोहित सिंह सावल हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी यही सवाल है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, शिवराज सिंह चौहान या कोई और, या फिर सरप्राइज नाम सामने आएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला ही मध्य प्रदेश में लागू होगा, यानी एक मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम। और अगर ऐसा होता है तो अब यह सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री जो होंगे वो आखिरकार कौन होंगे। यही वजह रही कि आज दिन भर भोपाल में जो भी बैठकें हुई, उन सब बैठकों पर सबकी नजरें टिकी थी कि शायद कोई संकेत यहां से निकलकर बाहर आए। हालांकि कल विधायक दल की बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन बावजूद उसके आज रात भर यहां भोपाल में, या यूं कहें कि पूरे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये भावनाएं अपना काम करती हैं, परंतु संगठन निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी के सारे लोग हैं और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद तय होगा। जो हाईकमांड जिसको चाहेगा वो बनेगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो हाईकमान तय करेगा। नहीं, कहीं पैच नहीं फंसा हुआ है। ऑब्जर्वर पार्टी ने नियुक्त कर दिए और जल्दी नए मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। भोपाल के विधायक हों, इंदौर से हों या फिर गुना वाले नेताजी हों, सवाल पूछते ही चट से जवाब मिलता है। लेकिन ये भेद नहीं खुल पाया है कि भोपाल की गद्दी पर अगली दावेदारी किसकी भारी है। भोपाल चलिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। राजस्थान की तरह ही देश का दिल कहे जाने वाले सूबे में भी कशमकश का दौर है। लेकिन अब सस्पेंस खत्म होने वाला है। अब से करीब 17 घंटे बाद भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका कुहासा कल छटेगा। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पर कल होने वाली बैठक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, होमेंद्र से, कि वो दिखाएं कि ये जो पीछे जो हॉल देख रहे हैं, बड़ा सा हॉल, यहाँ पर सारे विधायकों को बुलाया गया है। कल शाम को 4 बजे बैठक होगी। जो 3 पर्यवेक्षक हैं, जिनमें प्रमुख है मनोहर लाल खट्टर, वो यहाँ पे विधायकों की बैठक लेंगे। और विधायकों की बैठक के बाद यहाँ जो फोटो सेशन होगा उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये दीनदयाल उपाध्याय और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो स्टैच्यू लगी है उसके पास मंच बनाया जा रहा है। इस मंच में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। यहाँ पर सारे लोग बैठक के
बाद में यहाँ आकर एक फोटो सेशन होगा सारे विधायकों का अपनी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री के साथ। बड़ी बात हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल का जवाब पर्यवेक्षक आके यहाँ सबसे पहले विधायकों का मन टटोलेंगे, उसके बाद आलाकमान क्या चाहता है ये बताएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला है। इसके बाद भी अभी तक प्रदेश में सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है। इसे लेकर चर्चा तेज है। पूछा जा रहा है, क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है? मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 163 पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चुनने का फैसला आसान नहीं है। क्योंकि सूबे से लेकर संघ तक और 24 की चुनौती से निपटने के लिए भी सियासी समीकरण साधने हैं। वैसे मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम बताए जा रहे हैं। इनमें पहला नाम तो शिवराज सिंह चौहान का है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी सीएम की रेस में बताया जा रहा है। सीएम को लेकर एबीपी न्यूज ने वीडी शर्मा से बात की थी। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर बताया था। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब। सर, ये जो कुहासा चल रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब तक खत्म होने को उम्मीद है? बढ़िया जी, इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है वो इसके बारे में तय करेगा और कौन कार्यकर्ता को क्या काम देना है ये तय करने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व इस काम को बैठक की कोई इसके बारे में अभी मतलब हम लोग अपने काम में लगे हैं। इस प्रकार की कोई सूचनाएं ना है, जब तय हो जाएगा तो सूचना मिल जाएगी। आपका नाम भी मुख्यमंत्री के कंटेंडर? मैं 1% भी न मेरा नाम कहीं है न किसी प्रकार का मुझे इस सारे उससे हम अपने काम में लगे हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुनने को लेकर 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा के नाम शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि खट्टर और डॉक्टर के लक्ष्मण विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। यकीनन फैसला सर्वसम्मति से होगा, लेकिन पर्यवेक्षकों में मनोहर लाल खट्टर के नाम के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के सीएम को दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। खबर है कि संघ का एक बड़ा धड़ा शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में है। दूसरी ओर बीजेपी भविष्य को देखते हुए नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। बताया जाता है कि मनोहर लाल खट्टर की पार्टी संगठन से लेकर आरएसएस तक दोनों जगह जबरदस्त पकड़ है। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर ने कई साल आरएसएस के लिए एक साथ काम भी किया है, लेकिन इस बहस के बीच शिवराज सिंह चौहान प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शिवराज आज खंडवा में थे। संत सेंगाजी समाधि स्थल पहुंचकर दर्शन पूजन और हवन कुंड में आहुति दी, नर्मदा आरती भी की। शिवराज चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली न जाकर विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर फोकस कर रहे हैं। लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन कर बहनों को जीत का क्रेडिट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम किया। आपके राम राम के असल मायने क्या हैं? राम राम का मतलब होता है भगवान श्री राम जी। देखो, हम तो गांव में जब उठ के ही खड़े होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। जाहिर है सूबे में सीएम को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच शिवराज सिंह चौहान 24 की चुनौती से निपटने की तैयारियों में जुट चुके हैं। दूसरी तरफ भोपाल में भी तैयारी पूरी हो चुकी है।
11 दिसंबर को प्रदेश के 163 नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है। मीटिंग शाम 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच होनी है। बैठक के लिए सभी विधायक भोपाल पहुंचने भी लगे हैं। यानी सब ठीक ठाक रहा तो मध्य प्रदेश में सीएम का सस्पेंस अगले 24 घंटे में खत्म हो सकता है। तब तक कयासों और अटकलों का दौर चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से मिली अवैध संपत्ति 300 करोड़ के पार पहुंच गई है। जो बैग खुल रहे हैं, नोट ही नोट निकल रहे हैं। 5 दिन से गिनती जारी है और अब तक वो खत्म नहीं हो पाई। और ये अब तक किसी सांसद या किसी नेता के पास से बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। और अब जैसे जैसे साहू के पास से मिले नोटों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के साहूकार ने अब इंडिया गठबंधन को भी धर्म संकट में डाल दिया है। काले धन का सेंटर कौन है साहू का मेंटर? कांग्रेस के मुंह पर ताला, कैश है या हवाला? कांग्रेस आज उसके रक्षक बने हुए, देश का दुर्भाग्य है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए कांग्रेस का नाश होगा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बीजेपी ने मांगी पाई पाई। पाताल तक छिपे नोट, साहू के पीछे किसका सपोर्ट? कैश कांड का साइड इफेक्ट, गठबंधन पर सस्पेंस। कांग्रेस का साहूकार, इंडिया में धर्म संकट। INDI अलायंस के दल आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। देखिए, अब तक सिर्फ अटकलें लगाई जाती थी कि नेताओं के पास खूब पैसा होता है, पर इतना होता है ये किसी को नहीं मालूम था। क्योंकि अगर एक राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा है तो दूसरे नेताओं के पास कितना होगा? इस सवाल पर कांग्रेस पहले दिन से चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो धुआंधार हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल वो दल हैं जो धीरे धीरे अब कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अब तक किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला है, जबकि पहले यही नेता थे जो कहते थे कि अगर बीजेपी को रोकना है तो एकजुट होकर लड़ना होगा। न तो नोटों का पहाड़ खत्म हो रहा है, न उसकी गिनती। 5 दिन से इनकम टैक्स के 50 से ज्यादा कर्मचारी और दर्जनों मशीनें नोट गिनने में लगी हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा है कि धीरज साहू के ठिकानों से बरामद राशि 350 करोड़ को भी पार कर चुकी है। वो कहां जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इस कैश कांड ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। सबसे बड़े धर्म संकट में इंडिया गठबंधन है, जो तय नहीं कर पा रहा कि इस मुश्किल वक्त में वो कांग्रेस के साथ रहे या अपनी अलग राह चुने। हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत को मानती है। किसी भी दल के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के द्वारा इस तरह का धन एकत्रित करना कानूनी जुर्म है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस कैश कांड पर न तो अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया, न तेजस्वी यादव ने, न नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया दी, न शरद पवार ने, न ममता बनर्जी ने कुछ बोला, न केजरीवाल ने। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जयंत चौधरी सब चुप्पी साधे हुए हैं। और अब सवाल इस बात का है कि क्या इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है,
या फिर उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने इसे डिफेंड किया तो भ्रष्टाचार के दाग उन पर भी लग सकते हैं, जिसका संकेत इशारों में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को दे भी दिया है। साफ हो चुका है कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के साथियों का केवल एक ही उद्देश्य है कि अनैतिक रूप से धन अर्जित करना, भ्रष्टाचार करना, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई जनता को लौटानी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री मोदी ने धीरज साहू को लेकर निशाना साधा, तभी से बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया और यहां तक कह दिया कि बंधु जवाब तो देना पड़ेगा तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। मशीन खराब हो जा रहा है। दुनिया का पहला उदाहरण कांग्रेस ने पेश किया है। कांग्रेस का नाश होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है तो बाकी कांग्रेस के सांसदों के पास कितनी धनराशि होगी? मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी के गल्ले से 200 करोड़ रुपए के नोट मिले हैं। लगता है खूब बिक्री हुई है। राहुल गांधी और सोनिया जी अभी क्यों चुप है? शशि थरूर कहाँ गए? खड़गे क्यों नहीं बोल रहे? ये सब जवाब उनको देना पड़ेगा। कितना लूटोगे? कांग्रेस ने 60 साल देश को लूटा, इसकी सजा जनता दे रही है। उधर धीरज साहू के घर से मिले खजाने को देखकर कांग्रेस भी उनसे पीछा छुड़ाने में लग गई है, क्योंकि जो कांग्रेस कल तक धीरज साहू को ये कहकर डिफेंड कर रही थी कि वो बिजनेसमैन है, उनके पास इतना पैसा हो सकता है, वही कांग्रेस अब ये कह रही है कि धीरज साहू के पास से मिले इस कैश से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये साहू साहब का अपना इंडिविजुअल मामला है। ज्यादा पैसा कहां से आया, कैसे आया, इसका जवाब साहू साहब ही दे सकते हैं। नकदी मामले में कांग्रेस आज भले ही साहू से दूरी बना रही हो, लेकिन कभी वो कांग्रेस के लिए बहुत खास हुआ करते थे। इतने खास कि मई 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के 1 महीने बाद ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया था। तभी से धीरज साहू राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस को धीरज साहू की कमाई और धंधे के बारे में पता नहीं था? क्योंकि आमतौर पर हो सकता है कि दूसरी पार्टियों के नेता के बारे में न पता हो, लेकिन जो लंबे समय से सांसद हो, पार्टी से जुड़ा हुआ हो, ऊपर तक जिसकी दखल हो, उसके पास से अगर 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो तो सवाल लाजमी है। सच तो ये है कि ये मौके का खेल है, जो चूका वो फेल है। अभी इसी साल कर्नाटक में बीजेपी विधायक के ठिकानों से 8 करोड़ कैश मिले थे। कांग्रेस ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाया था और जीत भी गई। अब बारी बीजेपी की है। सामने 300 करोड़ का पहाड़ है, वो कहां से आया, इसका जवाब न धीरज साहू से देते बन रहा है, न कांग्रेस से। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने कांग्रेस से दूरी बनाई तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के वक्त से ही शुरू कर दिया था, जब कांग्रेस ने किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ सीट शेयर करने से इनकार कर दिया था। बाद में ये बात इतनी बढ़ गई कि जब नतीजे आए और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई तो कई क्षेत्रीय दलों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। पर जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी थी वो अब धीरज साहू ने पूरी कर दी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन नहीं चाहता है कि धीरज साहू के काले धन की कालिख उन तक पहुंचे। क्या इंडिया गठबंधन अब कभी एक साथ एक मंच पर खड़ा नहीं होगा? ये सवाल उसी दिन से ही बना हुआ है जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव हार गई थी, जिसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जितनी तेजी से ये बैठक बुलाई गई,
उतनी ही तेजी से रद्द हो गई थी, जिसके पीछे वजह थी क्षेत्रीय दलों की नाराजगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में दरार की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने सीट मांगी थी और कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया था। अरे भाई छोड़ो, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो, अखिलेश कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। जानकारों की माने तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का भरोसा था। उसे लग रहा था कि अगर उसकी बड़ी जीत होती है तो उसकी लीडरशिप को चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में न समाजवादी पार्टी को कोई भाव दिया, न आम आदमी पार्टी को और न जेडीयू को। लेकिन कांग्रेस का ये पासा उल्टा पड़ गया। वो न सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हार गई, बल्कि उस छत्तीसगढ़ को भी गंवा बैठी जिसे वो जीता हुआ मानकर चल रही थी। सड़क पे देखा, जो मीडिया ने देखा, जो प्रेस ने देखा, जो जनता देख रही थी, वैसा हमने इलेक्शन में रिजल्ट नहीं देखा। तो हमको तो समझ नहीं आ रहा, ये बीजेपी से हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे, ऐसा जादू कैसे हो जाता है। सारे मीडिया के जितने सर्वे गिनती के पहले सामने आए वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दर्शा रहे थे, तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए। तो हम लोग भी नहीं भांप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। तो अब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले, और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए। एक साथ 3 राज्यों में मिली हार ने कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को पहले ही कमजोर कर दिया था। अब रही सही कसर धीरज साहू के पास से मिले इस बेनामी संपत्ति ने पूरी कर दी है, क्योंकि जो दल इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते कि बीजेपी को उन पर भी निशाना साधने का मौका मिले। उधर कांग्रेस धीरज साहू से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे पता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसका जिक्र 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव में भी होगा। उस वक्त भी होगा जब 24 के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं इन सब के बीच कई सवाल इस बात के भी हैं, इस कैश कांड की जांच होगी तो किस किस के नाम आएंगे, क्योंकि अभी धीरज साहू न फोन पर कुछ बोल रहे हैं, न ईमेल का कोई जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो कब तक चुप रहेंगे? उन्हें मुंह तो खोलना ही होगा और एक एक नाम बताना ही होगा।